हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डेफिनेटली 9 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन हमें करना है जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुकी है और सितंबर मंथ में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आज से केवल 1 महीने का समय है सीजीएल के लिए। अब वो सारे स्टूडेंट जो अभी तक सो रहे थे और आज जागे हैं और सोच रहे हैं मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दूं, तो मेरा सजेशन है मत कीजिए। आप सीजीएल की प्रिपरेशन 2025 के लिए कीजिए। ये वाला पेपर आपके लिए नहीं है, क्योंकि 1 महीने में क्या कोई भी पर्सन इतना वास्ट सिलेबस कवर कर सकता है? आंसर है नो। अगर आपको कोई गाइड भी कर रहा है ना कि नहीं 1 महीने में हो जाएगा, तो यकीन मानिए नहीं होगा। ठीक है, 1 महीने में ना क्वांट खत्म नहीं होती, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो पहली चीज, ऐसे वो स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, एकदम बिगिनर हैं, तो उनको सजेशन है कि 2025 का सीजीएल देना। 1 महीने बाद 2024 के सीजीएल में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप एक्सपीरियंस के लिए चाहते हैं तो आप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि 1 महीने बहुत कम समय होता है। क्योंकि जो बच्चे सीजीएल में अपीयर होने वाले हैं वो 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर 2024 के सीजीएल में अपीयर होने वाले हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि आई होप आप लोग क्यूआरई में, मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा कर रहे होंगे। आपने सभी के सभी क्वांट के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक और इंग्लिश के टॉपिक कवर कर लिए होंगे। ठीक है, अब 1 महीने में ऑब्वियस सी बात है इन टॉपिक पे क्या करना है आपको। जैसे कि आपने क्वांट की लिस्ट बनाई है कि टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI, हर एक टॉपिक के आपको मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो लगाने हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के, तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे, आपके चांसेस क्वालिफाई होने के एग्जाम में उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा है एक्यूरेसी। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो वहाँ पर टाइमर चलता रहता है, तो आप एक सर्टेन समय में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो क्वांट की बुक लेके बैठा है, उसने बोला है कि आज मैं SICI के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा और सुबह से शाम तक वो 50 क्वेश्चन लगाया है, मत कीजिए ऐसा। अपने साथ आप धोखा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपको पूरा दिन मिलेगा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आंसर है नो। आपके पास लिमिटेड टाइम है ना, तो टाइमर का यूज कीजिए। अब वो समय आ गया है कि आपको टाइमर का यूज करना है। विदाउट टाइमर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सब बेकार है, मत करो, अपने साथ मत खेलो। ये मेरा सजेशन है। हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे स्टूडेंट को बुरी लग जाएं, बट ये रियलिटी है। मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूं, क्योंकि यार मैं आपको सच बताऊं, जब सीजीएल में बच्चा अपीयर होता है तो वो पूरे क्वेश्चंस को पढ़ भी नहीं पाता और टाइम खत्म हो जाता है। सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात है, तो हमें यहाँ पे टाइम भी देखना है और एक्यूरेसी भी देखना है। सो अब से आप जो भी करोगे, आप क्वांट करोगे, रीजनिंग करोगे, इंग्लिश करोगे, जो भी आप पोर्शन कर रहे हो, आप टाइमर लगा के करोगे। आई नो क्वांट और रीजनिंग में ज़्यादा समय लगता है और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में कम समय लगता है, क्योंकि इंग्लिश में जो बनता है, जनरल अवेयरनेस में जो आता है। बाबर याद है तो याद है, अकबर याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, इसलिए टाइम भी नहीं लगता। तो इसके लिए आपको मिनिमम टाइम खुद के लिए अलॉट करना चाहिए। तो आज से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए आपके पास, क्योंकि 1 महीने का ही समय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस के बारे में। सो यार एसएससी का ना मामला बड़ा गड़बड़ है। एसएससी ना कुछ भी करता है, 1 साल के करंट अफेयर्स पूछ लेगा, 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछ लेगा, 2 साल के करंट अफेयर्स पूछ लेगा, वो कुछ भी करता रहता है। तो हम अपना पूरा समय यार करंट अफेयर्स को नहीं दे सकते ना। एक ही काम थोड़ी नहीं आएगा करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ गए, नहीं। मैं सच बता रही हूँ, आप बिल्कुल भी झांसे में मत पड़िए कि 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। पॉसिबल है, याद रख लोगे? नहीं रख पाओगे। 1 ईयर का करंट अफेयर्स पे फोकस करो। ठीक है, फोकस करना है आपको 1 ईयर के करंट अफेयर से। फॉर एग्जांपल आप लोगों के एग्जाम कब है? सितंबर में है, तो सितंबर 2023 को उठा लीजिए। ठीक है, और सितंबर मंथ में, जैसे कि जिनका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पेपर है, उन लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़े। वो लोग अगस्त तक के करंट अफेयर्स पढ़ लो, अगस्त 2024 तक के। हाँ, जिन लोगों के पेपर सितंबर लास्ट या अक्टूबर में जा रहे हैं, उनके लिए सजेशन है कि भाई आप सितंबर के करंट अफेयर्स भी पढ़ो।
क्लियर है? तो ये एक छोटा सा सजेशन है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी आप 1.5 साल के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि आपके पास अभी और भी काम है। हमारा यहाँ पे एजेंडा टॉपर बनना नहीं है कि हमने प्रीलिम्स में टॉप कर दिया। हमारा एजेंडा यहाँ पे क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको मेंस में अपियर होना है। तो मेंस में अपियर होने के लिए आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब 1 साल का करंट अफेयर्स कैसे ही पढ़ना है वो भी बता देती हूँ। तो 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिएगा, जो भी मंथली कंपाइलेशंस आपको मिल रहे हैं, मंथली कंपाइलेशंस कीजिए। मंथली कंपाइलेशन आप सितंबर मंथ से स्टार्ट करो और अगस्त मंथ तक आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ो। ठीक है, जो आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं पूरे साल भर का आप डेली करंट अफेयर्स उठाकर देखोगे, नहीं, अब वो समय नहीं है, तो आप मंथली कंपाइलेशन करोगे, राइट। सो यहाँ पर आप लोग सितंबर 2023 से लेकर, ठीक है, 2023 से लेकर आपका भी जुलाई खत्म हो चुका है, तो जुलाई 2024 तक, ठीक है, आपका मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाता है यूट्यूब पर, आपका 6 मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाता है, मैगजीन्स मिल जाती हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है, जैसा पढ़ने में आपको मजा आता है, ठीक है, वो आप पढ़िए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा समझिए कि आज मैंने 6 मंथली मैगजीन उठाई थी मेरे एप्लीकेशन से। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने जनवरी से जून तक 2024 की मैगजीन डाउनलोड कर ली, और उस मैगजीन के आपने 4 चैप्टर निपटा लिए, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, ऑब्ituaries पढ़ ली, अवार्ड्स पढ़ लिए एंड आपका बुक्स पढ़ ली। ठीक है, फिर आपने दूसरा चैप्टर उठाया, नेशनल न्यूज़ उठाई और स्टेट न्यूज़ उठाई। तो जब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्विक रिवाइज जरूर करना फर्स्ट वाले को। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे करेंट अफेयर्स को, पहली चीज़। इसके बाद MCQ लगाइए। ठीक, ये तो हो गए करेंट अफेयर्स की बातें। अब आता है इंपॉर्टेंट आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ना बहुत वास्ट है। ठीक है, बहुत वास्ट है। इसमें आपको हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, आपका यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर मतलब स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें इसमें आपको इंक्लूड मिलती हैं आपके जनरल अवेयरनेस में, राइट। सो क्या आज के समय में पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति लक्ष्मीकांत की बुक उठाए और पॉलिटी पढ़ना शुरू करे? नहीं ना, हमें नहीं करना यार ऐसा। कौन करने बैठेगा? इतना समय है क्या? अब वो समय नहीं रह गया। अब आपको सिर्फ 2 ही काम करना है। जितना पढ़ना था ना आपने, इन सारे सब्जेक्ट को आप लोग ने पढ़ लिया, पूरे साल भर से आई थिंक पढ़ रहे होगे। ठीक है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि इन सब्जेक्ट को उठाओ आप। अब आपके पास समय क्या है? PYQs लगाना। PYQ लगाने से आपको पता चलता है और क्वेश्चन के बारे में भी पता चलता है और आपका डेटाबेस भी रेडी हो जाता है, क्योंकि आपका SSC एग्जाम को एग्जामिनेशन जो है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो अब आपको क्या करना है? PYQs लगाना है। PYQs लगाने के साथ साथ आप जब PYQ लगाओगे तो डेटाबेस तो रेडी होगा, उसके बाद एक समझ भी डेवलप हो जाएगी कि अच्छा अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा हमें यहाँ पे 2011 की सेंसस पढ़ के जाना है। तो आपको ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली इन सारे सब्जेक्ट से 20 मोस्ट या हॉट टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपको 20 मोस्ट हॉट टॉपिक नहीं मिल रहे तो आई विल प्रोवाइड यू, ओके। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, ठीक, और PYQs लगा लो। PYQ लगाने के बाद आपको बस क्या करना, 1 महीने केवल और केवल मॉक देना है। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट ज्वाइन करो। यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट और कर देती हूँ, जैसे कि मैंने पॉलिटी की ना टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे 30 टॉपिक्स हैं। आपके अमेंडमेंट है, उसका टेस्ट है, फिर प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है। तो इस तरीके से 30 टेस्ट रेडी किए गए हैं पॉलिटी के, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अभी 2 टेस्ट अमेंडमेंट के अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या होगा? अच्छा, अमेंडमेंट का टेस्ट देना है आज, जल्दी से अमेंडमेंट को क्विक रिवाइज कर देते हैं और टेस्ट दे लेते हैं, पता चल जाएगा ना कितने पानी में हो, कितना याद है, ठीक है। तो ये अप्रोच रखिए। सिमिलर आप क्वांट का टेस्ट दे रहे हो तो क्वांट का जो भी टॉपिक है उसके बेसिक आप बातें याद रखो और क्वांट का टेस्ट दे दो विद टाइमर। तो यही काम आपको करना है 1 महीने में, ठीक है। 1 महीने में आपको मॉक देने हैं। मॉक देने के अलावा आपको यहाँ पे PYQs लगाने हैं, QRE के भी और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको मॉक लगाने, और करेंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। इतना आप कर लोगे तो आप निकाल लोगे प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। CGL ग्रेजुएशन लेवल पे होता है तो थोड़ा सा समटाइम क्वेश्चन का लेवल टफ होता है, बट अपन को घबराना नहीं है। आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है ना। आप अगर मेहनत करोगे तो आप सबके बराबर मेहनत कर रहे हो तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो 1 महीने में आप ये काम कर लीजिए। और
कोशिश कीजिए यहाँ पर रिवीजन जितना ज़्यादा आप कर सकोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और कोई भी नए टॉपिक, अब तो क्वांट में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो पुराने टॉपिक है स्पेशली देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI और CI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। आपके जो पाइप वाले क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हो गए, आपके जो रेलवे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एक रेल है, टनल को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ये सारे क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है। तो इन टॉपिक पे तो इतनी पकड़ बना लो कि क्वेश्चन देख के आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा मंत्र था, प्लीज़ इसको फॉलो करो। और जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो उनके लिए सजेशन है कि आप 2025 पे टारगेट करो, ठीक है। या फिर CGL के जो दूसरे एग्जाम अभी कुछ समय में होंगे, लाइक MTS होगा, CHSL होगा, तो उस पर फोकस करो, क्योंकि एक महीने में अभी CGL का प्रिपरेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे एक्चुअली मुझे टेलीग्राम पे, मुझे CGL टारगेट करना है 2024 का, और अब मैं GA कैसे पढूं। यार ये कोई पूछने का समय है? मैं क्या आंसर करूं? मैंने आंसर ही नहीं किया, मैं क्या ही आंसर करूं, आप बताइए मैं क्या बोलूं। एक महीने में यार हिस्ट्री कवर नहीं होती, एक महीने में पॉलिटी कवर नहीं होती, एक महीने में आप 1 साल का करंट अफेयर्स कवर कर लोगे कि क्वांट करोगे, रीजनिंग करोगे, मैं क्या सजेशन दूं। तो मैंने रिप्लाई ही नहीं किया। तो आई थिंक अब उन स्टूडेंट को रिप्लाई मिल गया होगा कि भाई मत कर यार, मत खेल अपने साथ, 2025 में देख लेना, ठीक है। क्योंकि आप बिगिनर हो, हाँ पहले से बेस है, अच्छी खासी सब्जेक्ट्स पे पकड़ है, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल हाँ आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। चलो आज के लिए काफ़ी है, देख लेना आपका सेंटर क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, और किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो थोड़ा सा एक बार आज अपने आप को 1 घंटे का समय दो और प्लानिंग करो कि कैसे मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूं। टाइमलाइन बताओ, टाइमलाइन के बिना कुछ भी नहीं होता, आज कर लेंगे कर लेंगे, कुछ नहीं होता आजकल में। टाइमलाइन बनाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। 1 महीने एकदम सब कुछ भूल जाओ, नो इंस्टा, नो नथिंग, फेसबुक नथिंग, कुछ भी नहीं, बस 1 महीने फोकस कर लो, जिन लोगों के भी पेपर है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। 9 अगस्त है और आज नाग पंचमी है, और ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा डस दिया है, राइट। पर जो भी है इम्पॉर्टेंट था यार बताना, ज़रूरत है आपको, मुझे ऐसा लगता है। जो आप जिस तरीके के मैसेजेस आते हैं ना मेरे पास, तो मुझे लगता है यार क्या ही कर रहे हो, कई बार सच में ऐसा लगने लगता है कि ठीक है। तो हैप्पी नाग पंचमी, 1 घंटे का समय आज अपने आप को दीजिए, प्लानिंग कीजिए। इसके अलावा आज 9 अगस्त है, और 9 अगस्त को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज नागासाकी डे भी है, क्योंकि 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे आपका नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था। तो 6 तारीख को हमने हिरोशिमा डे बनाया था, और अभी हम यहाँ पर नागासाकी डे मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डे है आज, कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है ज़रा देख लेते हैं। इंडिजीनियस डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स, ठीक है। यहाँ पर जो इंडिजीनियस पीपल मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके यूनिक कल्चर, ट्रेडिशन और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। एवरी ईयर 9 अगस्त को इसको सेलिब्रेट करते हैं, एंड थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब इंडिजीनियस कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है तो याद कीजिए, इस बार के लोकसभा में आपको मैंने कुछ कम्युनिटीज़ बताई थी, याद आया? ब्रू ट्राइब पहली बार लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रा ये भी बता देना कि ब्रू ट्राइब किस स्टेट की ट्राइब है जिसने यहाँ पर पहली बार 18th लोकसभा इलेक्शन में, स्टेट असेंबली में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, असेंबली इलेक्शन में मतलब लोकसभा इलेक्शन में पहली बार इन्होंने कास्टिंग किया है वोट। तो ज़रा इनके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ पर्सन जो आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले पर्सन है नीरज चोपड़ा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि टोटल हमें 5 मेडल हो चुके हैं हमारे पास पेरिस ओलंपिक में। इन 5 मेडल्स में से 4 हमारे पास ब्रोंज मेडल आए हैं और 1 हमारे पास सिल्वर मेडल आया है। तो इस ओलंपिक का पहला सिल्वर मेडल लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है, और अभी आपको पता है ना कि 7 अगस्त को हमने जेवलिन डे भी सेलिब्रेट किया था। क्यों सेलिब्रेट किया था? क्योंकि 7 अगस्त को ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाकर दिया था, ठीक है। तो अभी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनका बेस्ट थ्रो क्या था? तो इनका बेस्ट थ्रो था 89.45 मीटर।
तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। हाँ, पेरिस ओलंपिक को पढ़ के जाना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस ओलंपिक को पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर 89.45 मीटर का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। अच्छा, गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो पाकिस्तान के अरशद नदीम, ठीक है, नदीम एक स्टूडेंट का नाम भी है मेरे, अरशद नदीम। तो अरशद नदीम को यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 92.97 मीटर का आपको देखने को मिलेगा। सो इंडिया की मेडल टैली आई थिंक आपको पता चल चुकी है कि इंडिया की मेडल टैली कितनी है। सो इंडिया की मेडल टैली आपको मिल जाएगी यहाँ पर 5। नेक्स्ट, अब नीरज चोपड़ा के पास ऑलरेडी कुछ और रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा पहले इंडियन ट्रैक फील्ड एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में। इसके अलावा इन्होंने डायमंड लीग टाइटल भी जीता था 2022 में गोल्ड, और एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता था इन्होंने 2016 में। तो ये कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी इनके पास है और कई सारे अवार्ड्स भी नीरज चोपड़ा को मिले हैं, जिसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड आप याद रखिएगा। वो डायरेक्टली पता है कैसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? मामला गड़बड़ हो जाएगा ना इतने में, क्योंकि है तो करंट अफेयर्स का टॉपिक, स्टैटिक्स रिलेट कर दिया। बात समझ रहे हो? एसएससी ऐसा घुमाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021 में, अर्जुन अवार्ड 2018 में और पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया है नीरज चोपड़ा को। डन। अब इसके अलावा हमारी हॉकी टीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लास्ट एडिशन से आप देख रहे हैं लगातार हमको मेडल्स मिल रहे हैं, राइट। सो इंडियाज मेंस हॉकी टीम, जिसके लीडर कौन थे? इसके कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह, वॉन द ब्रोंज मेडल इन द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। और हमने डिफीट किया है, हमने किसको बीट किया है? स्पेन को। यहाँ पर स्पेन को बीट करके इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है आपके 2024 के ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में। और ये बैक टू बैक इनका सेकेंड ब्रोंज मेडल है, क्योंकि जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 में, तब भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो यहाँ पर अगर आप टोटल बात करते हो तो अभी तक इंडियन हॉकी ने ओलंपिक्स में 13 मेडल जीत लिए हैं। हमारी इंडियन हॉकी टीम ने अभी तक समर ओलंपिक्स में 13 मेडल जीत लिए हैं, तो ये बात भी याद रखना है। देखिए 8 गोल्ड मेडल हो गए हैं, 1 सिल्वर हो गया है और 4 आपके ब्रोंज मेडल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे टीम के गोलकीपर, इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि पेरिस ओलंपिक के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो PR श्रीजेश ये रिटायरमेंट ले लिए हैं आपके हॉकी से। इसके अलावा ऐसा रिपोर्ट्स में कई सारे न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि ये हेड कोच ऑफ इंडिया मेंस जूनियर हॉकी टीम होंगे आफ्टर द रिटायरमेंट। हमारी जूनियर हॉकी टीम के ये कोच बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट है, ठीक है, छोटी सी लिस्ट है जिसमें वो सारे मेडल्स हैं जो हमारी हॉकी टीम ने जीते, जैसे कि लगातार 2 बार 2020 और 2024 में यहाँ पे ब्रोंज मेडल मिला है। आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल कब कब हमको मिला है। एक बार 1960 में आपको सिल्वर मेडल भी मिला था। तो आपके पास 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल हैं। तो थोड़ा सा एक लिस्ट है ये, इसको भी देख लेना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है रेसलिंग से, ठीक है, कुश्ती से इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया है बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, 100 ग्राम इनका वेट ज़्यादा था। इसके बाद इन्होंने अपील किया है टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में ओवर द इशू, जो भी इशू था उसके अगेंस्ट इन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की है, अपील भी की है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि ओलंपिक गेम्स की गार्जियन है और ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराती है, इसका फॉर्मेशन 1894 में हुआ था एंड लुसाने स्विट्जरलैंड, जिसको ओलंपिक कैपिटल भी कहते हैं, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ये एक इंटरनेशनल क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ओलंपिक गेम्स में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने का काम ये बॉडी करती है। इसका हेडक्वार्टर तो स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसके कोर्ट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी, सिडनी और लुसाने में हैं। इसके अलावा जो भी कंट्री ओलंपिक्स को होस्ट करती है, टेम्पररी बेसिस पे इसके कोर्ट को वहाँ पर भी सेटअप कर दिया जाता है, टेम्पररी बेसिस पे, जैसे कि अभी पेरिस पे टेम्पररी बेसिस पे बना दिया कि जो भी डिस्प्यूट है तो आप इसको अपील कर सकते हो। तो इसी में अपील किया गया है बाय द विनेश फोगाट। डन। चलिए
लास्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है बुद्धा देव भट्टाचार्य। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80। ये बांग्लादेश के 2000 से लेकर 2011 तक चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पहला एडिशन है तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये जो अलग अलग आपका शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ है, या जो भी अलग अलग साइंस से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स थे उनको मर्ज करके एक नई अवार्ड की कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये इसका पहला एडिशन है, मतलब पहली बार ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, कब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ये अवार्ड सेरेमनी होगी और जब इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि हम 23 अगस्त को यहाँ पर नेशनल स्पेस डे भी मनाने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं, फिर वापस इस स्लाइड पर आएंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। तो इस अवार्ड को 4 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाएगा। विज्ञान रत्न अवार्ड, जिसमें आपके मैक्सिमम 3 अवार्ड हो सकते हैं। विज्ञान श्री अवार्ड मैक्सिमम 25% को दिया जा सकता है। विज्ञान युवा अवार्ड, जो भी साइंटिस्ट जिनकी एज 45 से कम है वो विज्ञान युवा अवार्ड के लिए एलिजिबल है और इसमें भी मैक्सिमम 25 अवार्ड दिए जा सकते हैं। और विज्ञान टीम, इस पे मैक्सिमम 3 अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम विज्ञान रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया जा सकता है? आंसर है 3। ठीक है, और 13 अलग अलग डोमेन में हो सकता है। कोई साइंस से है, कोई बायोलॉजी से है, कोई मेडिकल से है, अलग अलग डोमेन हो सकता है। तो टोटल 13 डोमेन्स में ये अवार्ड दिए जाएंगे। और इस साल मतलब जो पहला एडिशन है इसमें 33 अवार्ड दिए जा रहे हैं। कितने अवार्ड दिए जा रहे हैं? 33 अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, टीम इवेंट जो है ना आपका ये विज्ञान टीम, तो विज्ञान टीम इवेंट में केवल एक ही अवार्ड दिया गया है। और आपका जो विज्ञान रत्न अवार्ड है इसमें भी केवल एक ही अवार्ड दिया गया है। बाकी सारे अवार्ड्स आपको विज्ञान श्री और विज्ञान युवा में देखने को मिलेंगे। तो अब हम ना ही विज्ञान श्री को याद करने वाले हैं, ना ही हम विज्ञान युवा को याद करने वाले हैं। हम क्या बात करेंगे कि टीम इवेंट और विज्ञान रत्न अवार्ड किसे दिया जा रहा है। इसमें कोई भी कैश प्राइज मनी नहीं होती, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीजें। तो विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाएगा प्रोफेसर जी पद्मनाभन को। ठीक है, और इनका जो डोमेन है वो बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, बायोलॉजी की फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है जिसके कारण इनको विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाएगा। जैसा कि लिखा है कि जो नया अवार्ड है इसमें क्या किया गया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अवार्ड्स थे लाइक शांति स्वरूप भटनागर प्राइज हो गया, इसके अलावा आपके अदर जो प्राइजेस हो गए उसको मर्ज करके इस अवार्ड की नई कैटेगरी को बनाया गया है। ठीक है, अब टीम अवार्ड किसको दिया जाएगा? चंद्रयान 3 की टीम को दिया जाएगा। चंद्रयान 3 की टीम को विज्ञान टीम अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिनके बारे में अभी हमने बात की है, जी पद्मनाभन, जो कि बायोलॉजिकल साइंस से एसोसिएटेड है, इनको विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम क्यूरियोसिटी है और भी नाम जानना है, तो एक और नाम आप जान सकते हो यहाँ पर, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, डायरेक्टर ऑफ बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इनको विज्ञान श्री अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से 33 अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं 13 साइंटिस्ट टू गेट विज्ञान श्री अवार्ड, 18 को विज्ञान युवा, 1 को विज्ञान रत्न और 1 को आपको विज्ञान टीम अवार्ड दिया जा रहा है। टोटल 33 अवार्ड दिए जाएंगे और ये पहला एडिशन है। कब दिया जाएगा? 23 अगस्त को दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। नेशनल स्पेस डे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग, मून पर लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त को हुई थी। डन। इसरो के चेयरमैन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है एस सोमनाथ। ओके है जी, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और कुछ बातें कही जा रही हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्वराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नई अवार्ड की कैटेगरी स्टार्ट की है, विच इज QCI, स्वराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। अभी हम उस कैटेगरी को विद MCQ देखने वाले हैं। इट एम एट रिकॉग्नाइज एंड रिवार्डिंग स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनोवेशन में, गवर्नेंस में, विकसित भारत या डेवलप्ड इंडिया के लिए काम कर रहा है, ऐसे स्टेट को
हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं और अवार्ड देते हैं, ठीक है। वापस इस स्लाइड में थोड़ी देर में आएंगे हम, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपके 4 कैटेगरी है जिसमें अवार्ड दिया जा रहा है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड सुशासन मतलब गवर्नेंस। तो इस साल का जो एडिशन है ना, इसमें केवल 3 कैटेगरी में अवार्ड जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि। जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें गवर्नेंस को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मतलब एजुकेशन रैंकिंग में। तो एजुकेशन रैंकिंग में आपको याद रखना है कि टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात ये आपके टॉप स्टेट है, और दिल्ली यहाँ पर टॉप यूनियन टेरिटरी है शिक्षा की रैंकिंग में, अकॉर्डिंग टू द QCI फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिक्षा के बारे में बातें। शिक्षा के बाद आता है हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में आपको 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक है आयुष्मान आरोग्य योजना और सेकेंड है आपका मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स, ठीक है। तो 2 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया था। देखो, आयुष्मान आरोग्य योजना जिसमें 100% आयुष्मान आपने कवरेज कर लिया है। सो टॉप स्टेट है केरला, राजस्थान, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर है। वहीं यहाँ पे मेडिकल एंट्री टेस्ट लेवल टेस्टिंग में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड जम्मू आपको टॉप पर देखने को मिल जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, मिजोरम एंड मणिपुर हैव रिसीव कंप्लीट सर्टिफिकेशन इन द आयुष्मान आरोग्य योजना। वहीं अगर हम तमिलनाडु और महाराष्ट्र की बात करें तो ये लीड कर रहे हैं मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स में। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ पे 100% सर्टिफाइड हो गया है आयुष्मान आरोग्य योजना में। वहीं जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर सेकेंड नंबर पे बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी आपको दिख जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई थी। देखो, चंडीगढ़ फर्स्ट, देन जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पर जो मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग है इसमें दिल्ली टॉप पर है, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर है। डन इतनी चीज़ें। फिर आता है समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरस होने का मतलब क्या है कि हम MSME को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और MSME को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ज़ीरो वेस्ट के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ZED सर्टिफिकेट भी कहते हैं। मतलब आपका ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, और जो भी आपका वेस्ट है आप उसको रिसाइकिल भी कर रहे हो, राइट। तो इन द समृद्धि कैटेगरी गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान ये हाईएस्ट नंबर ऑफ ZED सर्टिफिकेशन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, MSME के लिए। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। वहीं MSME की एक और स्कीम चलती है विच इज़ लीन स्कीम। लीन का पर्पस है इंप्रूव क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द MSME सेक्टर। तो यहाँ पर जो लीन स्कीम है इसके अंदर महाराष्ट्र और बिहार को टॉप स्टेट का अवार्ड दिया गया है। तो ये 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। जो गवर्नेंस कैटेगरी है उसमें अवार्ड नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा है, ये पूछा जा सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर पिलर ऑफ द QCI स्वराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, विकास एंड सुशासन। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 5 है, 4 नहीं है, ठीक है। बस इतना ही तो काम था, आंसर हो जाएगा आपका B। डन, इजी था ना क्वेश्चन। चलिए, इसके अलावा एक और छोटी सी अपडेट है। एक मैंने वीडियो बनाया था जुलाई 2024 में जितनी भी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं, रैंकिंग पब्लिश हुई हैं, स्पेशली जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया रैंकिंग पब्लिश हुई है वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जो मंथली कंपाइलेशन वाला वीडियो है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट फॉर आपके रिवीजन पर्पस, जस्ट कि आप जान सकें कि कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, तो यहाँ पर 5 ईयर का कंपाइलेशन है CHSL और JEE के पेपर का। जो SSC JEE और SSC CHSL में कंप्यूटर में पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका कंपाइलेशन भी अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पर मिलेगी भाई? तो आप प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर में आप सर्च करना पूजा जैन क्लासेस, वहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सारे टेस्ट अपलोड नहीं हुए हैं, अभी जैसे कि पॉलिटी में 2 टेस्ट अपलोड हुए हैं, आज मैं 2 टेस्ट और अपलोड करूँगी, फिर कल और 2 टेस्ट अपलोड करूँगी। इस तरीके से 30 टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, वो धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, थोड़ा सा रेडी करने में, और अकेली हूँ मैं, आपको तो पता ही है, तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया विंस द 4th
CAVA कावा वीमेंस वॉलीबॉल नेशनल लीग। तो CAVA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और ये 4th एडिशन था और इसको होस्ट किसने किया था? इसे होस्ट किया था नेपाल ने, ठीक है। फाइनल मैच नेपाल और इंडिया के बीच में हुआ था और इंडिया के वीमेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम ने 4th एडिशन काबा वॉलीबॉल लीग का जीत लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? इंडिया है। इंडिया ने बीट किसको किया? नेपाल को बीट करने का काम किया है। फाइनल जो मैच था वो दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में खेला गया था, ठीक है। और इंडिया की शालिनी वॉज डिक्लेयर द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। चलो भाई अब इसको देख लेते हैं। जिन भी लोगों के अक्टूबर से पहले एग्जाम है उनको इसको ही याद करना है, ठीक है। रट लेना, याद कर लेना। जिन लोगों के अक्टूबर से पहले एग्जाम है, समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ, जिनके अक्टूबर से पहले एग्जाम है और जिनके अक्टूबर के बाद एग्जाम है तो उनको इसको स्किप भी कर सकते हो, नो वरीज। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई के जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है वो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार होती है। कितनी बार होती है? 4 टाइम्स होती है। और अभी अगस्त मंथ में मीटिंग हुई है जिसका ये फैसला आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होगी। तो अक्टूबर के बाद जिनके पेपर होंगे उनको वो वाली मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जानी है, अक्टूबर से पहले जिनके पेपर है उनको ये वाली मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जानी है, ठीक है। सो स्टार्ट कर ले, चलो। सो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में 9th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, मतलब 9वीं बार लगातार रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है और रेपो रेट आपको देखने को मिलेगा 6.5%। रेपो रेट क्या है आपका? 6.5% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। RBI has not changed its forecast for the Indian economic growth rate for the financial year 24-25 और इनके अकॉर्डिंगली जो हमारे देश की ग्रोथ रहेगी, GDP ग्रोथ FY25 में अकॉर्डिंग टू द RBI कितनी रहेगी? 7.2% रहेगी, ठीक है। डन इतनी चीज़ें। चलो यहाँ पर देख सकते हैं रेपो रेट 6.5, फिक्स्ड आपका रिवर्स रेपो रेट 3.35%, फिर आपका बैंक रेट कितना है? 6.5%, SDF 6.25, MSF 6.75, CRR 4.5% और SLR 18% है, ठीक है। अब अगले जो फैसले आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे कही गई है आरबीआई हाइक्स यूपीआई लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट टू 5 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन। जनरली आप लोग जब यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1 लाख रुपीज मैक्सिमम लिमिट होती है, राइट। लास्ट ईयर दिसंबर में यूपीआई ने आरबीआई ने यूपीआई की जो लिमिट है आपके हेल्थ केयर सेक्टर में और एजुकेशन सर्टेन एजुकेशन कंडीशन के लिए भी यूपीआई लिमिट को 5 लाख रुपीस कर दिया था 1 लाख रुपीस से बढ़ा के। सिमिलर यहाँ पे जो टैक्स पे करते हैं उन लोगों के लिए भी यूपीआई लिमिट को 1 लाख रुपीस से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। समझिएगा सबके लिए नहीं है कि आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स में भी आप 5 लाख का यूज कर रहे हैं, नहीं, certain conditions हैं, right? Reserve Bank of India has decided to enhance the limit for the tax payments through the UPI from 1 lakh rupees to the 5 lakh rupees per transaction। ये बात यहाँ पे कही है, जिससे क्या होगा, एक प्रोसेस जो है वो कन्वीनियंट हो जाएगी। ऐसे पर्सन जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको बार बार ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ेगा, तो ईज हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए यहाँ पर ये एफर्ट्स लिए गए हैं जिससे हम यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकें और ट्रांजेक्शन करना भी आसान हो जाए। जैसा कि मैंने मेंशन किया, दिसंबर 2023 में आरबीआई ने ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है यूपीआई पेमेंट की वो हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 5 लाख रुपीस कर दी थी, जो कि पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी। अब इसके अलावा क्या बोला है? अच्छा, आप लोग कभी गए हो बैंक चेक डिपॉजिट करने के लिए? तो क्या होता है, एक डिपॉजिट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी डिटेल डाल के टैक्स अपना जो चेक है उसको उसमें डाल देते हो। फिर डे एंड में क्या होता है, उस चेक को निकाला जाता है, वहाँ से उसको स्कैनिंग की जाती है, उसका डिजिटल डेटाबेस बनाया जाता है और जिस भी बैंक में आपका वो चेक है, मतलब जिस भी बैंक का वो चेक है वहाँ पर उसको भेजा जाता है। उसके बाद फिर आपकी पेमेंट आती है, मतलब आपका चेक क्लियर होता है। तो एक प्रोसीजर होती है। नॉर्मली इसको करने में 2 से 3 दिन का समय जाता है। तो इसको आसान करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई ने।
चेक टू बी क्लियर विद इन अ फ्यू आवर्स नाउ। अब कुछ घंटों में ही आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS currently process the check with a clearing cycle of up to 2 days from depositing the check। जब आप चेक को डिपॉजिट करते हैं उसके बाद ये प्रोसेसिंग होने में CTS सिस्टम के अंदर लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाता है और अब ये सिस्टम आपको फ्यू आवर्स में ही कंप्लीट कर देगा। अंडर दिस न्यू अनाउंसमेंट एट द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट, checks will now be scanned, presented and passed in the few hours and the continuously during the business hours, so the clearing cycle will reduce from the present T+1 days to the few hours। T+1 डे क्या होता है, जैसे कि आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त को मैंने चेक डिपॉजिट किया तो +1 मतलब 10 अगस्त, तो T+1 11 अगस्त तक मेरा चेक क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन हॉलीडे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आज के समय में T+1 साइकिल और इसमें कहा है कि अब यहाँ पे फ्यू आवर्स में ही आपके चेक क्लियर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो ये एक प्रोसेस है जो RBI ने इंट्रोड्यूस की थी। कब इंट्रोड्यूस की थी RBI ने इसको? 2021 में, ठीक है। इज अ प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग चेक इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन प्रोसेसिंग द फिजिकल चेक बाय द प्रेजेंटिंग बैंक रूट टू द पेइंग बैंक ब्रांच, ठीक है। पहले फिजिकली ट्रांसफर होते थे, नाउ अब आपका सब कुछ डिजिटल होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्टेड दिस स्टेप इन 2021 फॉर क्विकर चेक क्लियरेंस, ठीक है। पहले क्या होता था कि फिजिकल चेक होता था, फिर आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज, जो फिजिकल चेक है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज चेक की करो, उसके बाद जो भी आपका पेइंग ब्रांच है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्लियरिंग हाउस के पास गया, MICR कोड होता है उसमें और आपका फिर ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्रहलाद जोशी। तो इन्होंने कुछ बातें कही हैं, हम सुन लेते हैं इनकी बातें, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट के जाना है, एकदम लाइन बना लो, ठीक है। किसी को नमस्ते नहीं बोलना है, ये वाली लाइन बोलना है, इस लाइन को रट के जाना है, ओके। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सोर्ड बाय द 165% इन अ डिकेड। मतलब 10 सालों में हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 165% इंक्रीज हुई है, ऐसा प्रहलाद जोशी जी का कहना है। इंडियाज इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज बाय द 165% ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब 10 years, rising from the 76.38 gigawatt in 2014 to 203 गीगावाट इन 2024। तो 2024 में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 203 गीगावाट है, ऐसा हमें प्रहलाद जोशी जी ने बताया है। इसके अलावा इन्होंने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी बताई है कि इंडिया नाउ रैंक 4th ग्लोबली इन द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इंडिया पूरे दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। अब रिन्यूएबल एनर्जी में तो विंड एनर्जी भी आती है, आपकी हाइड्रल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो इसमें लिखा है कि 4th इन द विंड पावर कैपेसिटी, इन 5th इन द सोलर कैपेसिटी। 4थे नंबर पे विंड पावर है, 5वें नंबर पे सोलर कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर और आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैज़ क्रॉस्ड 200 गीगावाट, ठीक है, जिसमें आपकी सोलर, हाइड्रल, विंड, बायो पावर, तो वो सब यहाँ पे सेग्रीगेशन किया गया है, सेपरेशन किया गया है। तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस याद रख लो कि 2024 में 203 गीगावाट हमने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की और हम 4थे नंबर पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब, तेलंगाना, केरला एंड वेस्ट बंगाल हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड RTI। RTI का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक्चुअली जैसे आपको पता है, जब हम पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको 3 लिस्ट मिलती हैं। एक होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। वैसे ही स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। इसके अलावा एक और लिस्ट होती है विच इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे राइट्स होते हैं सरकार को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं MP से हूँ, तो MP स्टेट बोर्ड भी चलता है और MP में CBSE स्कूल्स भी हैं, राइट। तो आपका जो एजुकेशन होता है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है मिनिस्टर ने कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है राइट टू एजुकेशन के लिए रूल बनाने के लिए,
और अभी तक ये कुछ स्टेट है जिन्होंने ये रूल्स नहीं बनाए हैं। कौन से वो राज्य हैं? पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। इन्होंने अभी तक राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपने राज्यों में, ऐसी बात कही गई है राज्यसभा में। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो हमारे देश में 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा था, एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था, विच इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 अलग है और आर्टिकल 21A अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो आर्टिकल 21A को हमने इंसर्ट किया था अपने 86वें या 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जहां पर बात की गई थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, पार्लियामेंट ने राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTI एक्ट को 2009 में पास किया था और 2009 में पास होने के बाद ये एक्ट फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को आया था। ये MPPSC का क्वेश्चन था, पता है? MPPSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब से फोर्स में आया था, तो 2010 से ये फोर्स में आया था। और यूनियन बजट अभी जो पास हुआ है उसमें 1.20 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं आपके एजुकेशन सेक्टर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है DBS बैंक। CEO पीयूष गुप्ता टू स्टेप डाउन इन द मार्च 2025। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 2025 मार्च में मैं जो CEO की पोजीशन है उसको छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। तो पीयूष गुप्ता, इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंगापुर्स लार्जेस्ट DBS बैंक या DBS ग्रुप विल स्टेप डाउन इन द मार्च 2025। और इनकी जगह इनको कौन सक्सीड करेगा? इनको सक्सीड करेंगे तेन सू शान, जो कि ऑलरेडी अभी डिप्टी कह सकते हो कि डिप्टी या फिर एडिशनल या डिप्टी आपके चीफ हैं, वो इनको सक्सीड करने का काम करेंगे। DBS बैंक का फॉर्मेशन 1968 में हुआ था सिंगापुर में और पीटर शिया आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब अगली कहानी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि आपका जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो गया था, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था और उसका रीज़न बताया जा रहा था एन कैरी ट्रेड। अब ये एन कैरी ट्रेड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, मेजर स्टॉक मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देयर शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द डिकेड एंड द एन कैरी ट्रेड वॉज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस डिक्लाइन। तो ये होता क्या है? एन कहाँ की करेंसी है? तो एन करेंसी आपको मिल जाएगी जापान की, कोई दिक्कत नहीं। तो जापान एक्चुअली बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एन क्या करता है? बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है या इंडिया में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है कि मैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लेता हूँ जापान से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे जापान से लोन ले लिया और फिर इसका जो पैसा है वो रियल इस्टेट, अलग अलग कंपनीज में, USA में, इंडिया में और अलग अलग देशों में यहाँ पर इन्वेस्ट किया। बदले में क्या आएगा? रिटर्न आएगा। बदले में रिटर्न आएगा तो इससे प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एन को बोरो किया, एन के टर्म्स में लोन लिया 0.25% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पर USA में, इंडिया में और अलग अलग जगहों पे इसको इन्वेस्ट किया और मुझे लगभग 1.5% का रिटर्न मिला। तो इससे मुझे प्रॉफिट होगा ना, और मैं समय पे इसकी रिपेमेंट भी कर पाऊंगा, समय पे मैं इसका रिपेमेंट भी कर पाऊंगा। तो ये सिस्टम चलता था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, जापान ने ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको 1/4 इंक्रीज कर दिया। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है अमेरिका में अभी फ़िलहाल। तो इसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा लॉसेस हुए और वो रीपेमेंट करने में कैपेबल नहीं रह पाए, जिसके कारण आपको ये शेयर मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला। तो यहाँ पर मेंशन है एन कैरी ट्रेड इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व बोरोइंग एट द लो इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टिंग इन एन असेट दैट प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। आई थिंक ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी आपके एग्जाम के लिए, बस इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट 55th फाउंडेशन डे ऑफ इसरो। इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त। 15 अगस्त को 1969 में 1969 में आप देखेंगे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था और इस साल 55th फाउंडेशन डे है। और इस ओकेजन में इसरो EOS 8 सैटेलाइट
जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है 8 सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब SSLV-D, D3 का मतलब है डेवलपमेंटल फेज। ठीक है, तो SSLV-D3 की मदद से हम अपने EOS 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। कहाँ से करेंगे लॉन्च? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होती हैं? तो पहली चीज़ तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। एक चीज़ बताओ, इमेज खींचनी होगी, आपकी पिक्चर खरीदनी होगी, पिक्चर खींचनी होगी, तो मैं पास से लूँगी पिक्चर या दूर से लूँगी? पास से लूँगी ना, तभी तो क्लियर पिक्चर आएगी। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती हैं उनका काम ही होता है पिक्चर को क्लिक करना, इमेजेस को क्लिक करना, इसलिए जनरली इनको हम लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च करते हैं। तो इनको लो अर्थ ऑर्बिट में एट द एल्टीट्यूड ऑफ 475 किलोमीटर पे लॉन्च किया जाएगा और इनकी लाइफ कितनी होगी? 1 ईयर की होगी। इनका वेट 175 kg का होगा और ये आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो कि कैप्चर करेंगी इमेजेस दिन के समय भी और रात के समय भी। ठीक है, इतनी चीज़ें। ये बेसिकली फायर डिटेक्शन हो गया, वॉल्केनो इरप्शन, डिजास्टर मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ऐसी कई सारे फील्ड में काम करने वाली हैं। ठीक है, अब स्पेस की जब बात हो रही तो आप लोग ने आई थिंक न्यूज़ में देखा होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारी जो मतलब इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, वो वहाँ पे स्टक हो गई हैं, फंस गई हैं और अब नासा बात कर रहा है स्पेस एक्स के साथ उनको वापस अर्थ में लाने के लिए। ठीक है, चलिए अब बारी आती है MCQ के बारे में। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, Purandar Highland Farmer Producer Company Limited has achieved a significant milestone by exporting India's first GI tag fig juice to which country? तो पहली बार यूरोपियन मार्केट में इसकी एंट्री हो रही है। कहाँ पर? पोलैंड में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सब पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट इन द कोलैबोरेशन विथ एयरबस has start its first executive training program for the aviation sector in New Delhi? तो एयरबस के साथ मिलके कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। C. Srinivasa Sallu Sethi has been appointed as the chairman of the SBI for how many years? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि दिनेश कुमार खारा जी का रिटायरमेंट हो गया है, मतलब उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है और उनको रिप्लेस कौन कर रहा है? यहाँ पे 27 नंबर के चेयरमैन ऑफ SBI बन गए हैं चल्ला श्रीनिवास सल्लू सेठी और इनका टेन्योर 3 इयर्स के लिए होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी इन द PMO? एक्चुअली रिशफलिंग हुई है, बहुत सारी हुई है, मतलब 15-20 लोगों की एक लिस्ट है, हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है, पढ़ना भी मत। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछने वाला है। तो एडिशनल सेक्रेटरी बस हम देख लेते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपॉइंट हुए हैं, PMO में अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है अमित सिंह नेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जो स्क्रीन में फोटो दिखाई दे रही है वही उनकी फोटो है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना? तो किसे बनाया गया है? कल हमने इनके बारे में बात की थी, मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन सी। विच कंपनी हैज़ इमर्ज एज द इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड according to the Randstad Employer Brand Research REBR 2024? तो यहाँ पे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कौन सा बन गया है, कौन सी कंपनी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज इमर्ज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024। नाउ बात करते हैं TCS के बारे में। तो TCS सेकेंड नंबर पे और Amazon आपको थर्ड नंबर पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है बुद्धदेव भट्टाचार्य हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? आंसर है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख? तो लद्दाख में रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने की है? तो गति शक्ति है कि वज्र प्रहार है? पर्वत है वहाँ पे, माउंटेन्स है, तो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी विलेजेस वर रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन द ईयर 2023?
एक्चुअली अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो तो लोकसभा के अभी सेशन चल रहे हैं ना, तो उसमें रिटर्न रिप्लाई में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अभी अनाउंस हुआ होता तो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते। तो यहाँ पे बोला है कि 2023 में हमने कितने बेस्ट टूरिस्ट विलेज को रिकॉग्नाइज किया है, आंसर है 35, ऑप्शन बी। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली हमको इन्फॉर्मेशन दी कि बेस्ट टूरिस्ट विलेज कंपटीशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साल के लिए, और जो लास्ट एडिशन था, जो कि पहला एडिशन था, उसमें हमने 2023 में टोटल 35 विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया था एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज, और इसका कंपटीशन हमने स्टार्ट कर दिया है इस साल के लिए, ठीक है। जब अनाउंसमेंट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। Recently, which state has become the first in the country to implement a disaster risk transfer parametric insurance solution? तो कौन सा है यहाँ पे? SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, आंसर है नागालैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च उपस्थिति पोर्टल, अटेंडेंस पोर्टल, कि हेल्थ केयर जो सर्वेंट्स हैं, हेल्थ केयर जो वर्कर है, वो टाइमली क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो उपस्थिति पोर्टल या अटेंडेंस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। होता है ना, कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल, तो कर्मचारी ही नहीं होते, डॉक्टर ही नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर्स के तो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, राइट। ये रियलिटी है। सो इसलिए इसको लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द सीमलेस ट्रांसपोर्ट फॉर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन्स को फ्लाइट के जरिए ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सके। अगर आपका डोनर अलग प्लेस में रहता है, जिसको रिसीव करना है ऑर्गन वो अलग प्लेस में है, तो क्यों ना एक एयरलाइन फैसिलिटी हो और बहुत ही कम समय में डोनर का जो ऑर्गन है वो रिसिप्टर के पास या रिसीवर के पास पहुँच जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP प्रोग्राम। इसमें बेसिकली एयर के जरिए, रोड के जरिए या फिर वाटरवेज के जरिए इजीली यहाँ पर हम ऑर्गन्स को पहुँचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सिंपल सी कहानी है कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया गया? 2014, 15, 16 या 17? जो भी सही आंसर होगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करके जाइएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है, ठीक है। सो टेक केयर।